नमस्कार। 8वीं क्लास का ये नेक्स्ट लेसन महिलाएं, जाति एवं सुधार। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती भी है। बड़ी होने पर आगे कॉलेजों में जाती है, विश्वविद्यालय में जाती है, नौकरी करती है, बहुत से काम करती है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार भी किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से विवाह कर सकती है और विधवा भी दोबारा विवाह कर सकती है। पुरुष की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती है, चुनाव लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन अधिकांश करती है। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं है। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती है। ये सब हम समाज में देखते हैं। 200 साल पहले हालात बहुत ज़्यादा अलग थे। यानी आज से और उस वक्त की तुलना करें तो रात और दिन का अंतर था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां भी रखा करते थे। ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति के साथ चिता में जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। यानी सती का क्या अर्थ लगाया गया? सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत ही कम थे या सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। इस प्रकार की दकियानुसी धारणाएं समाज के अंदर व्याप्त थी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बंट गए थे। किस में बंटे हुए थे? जातियों में। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। कौन कौन? ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियों का स्थान था, जिनको प्राय वैश्य कहकर पुकारा जाता था। यानी सर्वोच्च कौन थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय। बाद में व्यापारिक जाति वैश्य। और फिर बारी आती थी काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकारों की, जिनको शूद्र कहा जाता था। इस प्रकार ये श्रेणी क्रम था, जिसमें सबसे निचले क्रम में पायदान पर देखें या सबसे निचला जो पायदान था वो ऐसी जातियों का था जो गांव शहरों को साफ सुथरा करते थे। ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत कहती थी। क्या कहती? अछूत। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की छूट नहीं थी। स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालने की छूट नहीं थी। ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। ठीक है। यानी अछूत कही जाने वाली जातियां न तो मंदिर में जा सकती थी, ना ही स्वर्ण जहाँ से पानी भरते वहाँ कुएं से पानी भर सकती थी, ना ही स्वर्ण वाले घाटों तालाबों में नहा सकती थी। ठीक है। अलग अलग स्थितियाँ इनकी हो रखी थी, यानी निम्न दर्जे का इनको मान रखा था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत से सारे कायदे और कानून नज़रिए धीरे धीरे बदलते चले गए। अब ऐसा अचानक से हो नहीं सकता, धीरे धीरे ये बात हुई। लेकिन हुआ कैसे? देखिए, हुआ यूँ कि 19वीं सदी के शुरुआत में ही हम सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। यानी 19वीं सदी के शुरुआत में क्या हो गया? सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर, मूल्य मान्यताओं को लेकर बहस चर्चाएं शुरू हो गई। इसकी एक अहम वजह तो ये थी कि संचार के नए नए साधन है वो विकसित हो गए थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों तक पहुंच में थी जो हम पहले पढ़ते थे। यानी पहले हमने देखा था कि पांडुलिपियाँ रखी जाती थी मंदिरों में, तो इस प्रकार
उन पांडुलिपियों से तो कहीं सस्ती और सामान्य उपलब्ध होने वाली चीज़ें थी ये। अब लिहाजा आम लोगों के पास ये चीज़ें आ गई, तो लिहाजा आम लोग भी इन किताबों को, अखबारों को, पत्रिकाओं को, पर्चों को, पुस्तकों को पढ़ने लगे। उनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती रहती थी। तो ये विषय थे जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तरह के थे, धार्मिक थे, उन पे चर्चाएं आम हो चली थी और ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी, क्योंकि अब पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें उनके पास थे, तो ये आम लोगों तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। यानी समाज में जो परिवर्तन ला रहा है उस प्रकार के आंदोलनों से बातें जुड़ी थी। अब इस तरह की बहस अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से ही होती थी। जैसे हम बात करें राजा राम मोहन राय की, जिन्होंने कार्य प्रणाली देखते हैं 1772 से 1833 तक थी। तो राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे और इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ये एक सुधारवादी संगठन था। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा गया क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना जरूरी है और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना भी जरूरी है। तो उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन जीने का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए, ताकि पुरानी वर्जनाओं को तोड़ा जा सके। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी गई थी। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। तो इस प्रकार के बंधनों से महिलाओं को वो आज़ाद कराने की पैरवी करते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। अब विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। देखिए, राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के उन्मूलन के रूप में बड़े तौर पर जाना जाता है। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास कर दिया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है। यानी पहले प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर ऐसा कर दिया जाता था, लेकिन अब उन्होंने बताया कि प्राचीन ग्रंथ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। 19वीं सदी के आरंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लग गए थे और राजा राम मोहन जैसे सुधारक थे वो अंग्रेजों के इस विचार को सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। तो इसका प्रयास किसके द्वारा माना गया है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्यों को ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। तो पहले ग्रंथों में जब बातें ढूंढेंगे जो उनकी सोच का समर्थन करती हो तो उनके लिए बड़ा बलवती होता था, जो उनकी सोच का समर्थन करते। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है और वो कुंडों पर झूलने का त्यौहार है। अब ये क्या है? यहाँ देख रहे हैं दो व्यक्ति झूल रहे हैं। तो यहाँ इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोप अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर इसकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना
की गई थी। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक लेते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वो क्या है कि वो विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला देते थे। यानी हमने ऊपर देखा सती प्रथा का विरोध किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। फिर उन्होंने ये प्रयास किया कि ग्रंथों का हवाला देकर इन चीज़ों को रोका जाए। तो इसी बात को किसने बाद में प्रयास किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में ग्रंथों को हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने यह सुझाव मान लिया और 1856 में उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। जो विधवाओं के विवाह करने का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और यहाँ तक कि विद्यासागर का उन्होंने बहिष्कार भी कर दिया। तो इस प्रकार विधवा पुनर्विवाह से जुड़ा हुआ जो नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेसालिंगम पुंतलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में किसने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया, तो वीरेसालिंगम पुंतलु ने बनाया था। या वीरेसालिंगम पुंतलु ने किस संदर्भ में समर्थन या संगठन जुटाया, तो विधवा विवाह के समर्थन में। उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह का प्रचार प्रसार किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन कर दिया। इस प्रकार बाद के समाज सुधारकों ने विधवा विवाह का समर्थन किया था। देखिए दयानंद सरस्वती है, उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। देखिए इन सब समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद भी विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली महिलाओं को समाज आसानी से स्वीकार नहीं कर रहा था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे। जो रूढ़िवादी थे वो इस कानून का विरोध करते। लड़कियां स्कूल जाने लगी है। देखिए बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए लड़कियों का शिक्षित होना जरूरी है। देखिए लड़कियों की बात नहीं है, किसी भी समाज को सुधारने के लिए शिक्षा की अपनी एक महती भूमिका होती है। कलकत्ता में विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला? विद्यासागर ने। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल जाने या स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उनको घरेलू कामकाज के अंदर डाल देंगे। ऐसी उनकी मान्यता हो चली थी, इस प्रकार की धारणा उन्होंने बना ली थी। कुछ मानते थे कि स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएगी, उनको लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। इसके कारण 19वीं सदी तक पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पति या पिता की देखरेख में ही घर में पढ़ाया जाता था। यानी महिलाओं के प्रति जो उदार भाव रखते थे, ऐसे ही पिता या ऐसे ही पति है वो अपनी महिलाओं को घर पर ही पढ़ाया करते थे। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद के ही खुद ही पढ़ना लिखना सीख लिया था। यानी कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने पढ़ने लिखने के लिए किसी का सहारा नहीं लिया और उन्होंने बिना किसी की मदद ही अपने अध्ययन को पूरा किया था। देखिए हम 7वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि रासमुंदरी देवी, एक नाम आया था राजनीति विज्ञान में, रासमुंदरी देवी। उसमें है कि ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने रात में दी गई टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना शुरू किया था। तो महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने बड़े अजीब माहौल के अंदर अध्ययन भी किया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में, ध्यान रखें, ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र के अंदर स्कूल की स्थापना की गई थी। उत्तर भारतीय कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं ने क्या किया? अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने
कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में ही उर्दू उपन्यासों का एक सिलसिला शुरू हो गया। इन उपन्यासों ने महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े, यानी वो धर्म के बारे में पढ़े और घरेलू साज संभाल के बारे में भी वो पढ़े। इस बात के लिए उनको तैयार किया गया। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। देखिए 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। ठीक है, अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल भोपाल की बेगमों ने खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर के एक प्रतिभाशाली महिलाएं थे, यानी 20वीं सदी के प्रतिभाशाली महिला बताई गई बेगम रुकैया सखावत हुसैन, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तो उसका नाम क्या रहा है? रुकैया बेगम सखावत हुसैन। ठीक है, अब ये जो रूढ़िवादी विचारों के लोग थे उनका ये लोग विरोध करते थे। रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचनाएं करते थे। कौन? समाज सुधारक। और लोग मानते थे कि धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को ही निचले दर्जे में धकेल रखा है, ऐसा बेगम रुकैया का भी मानना था। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश लेने लग गई, जो कि अब तक नहीं लेती थी, लेकिन 1980 के दशक तक आते आते उन्होंने विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश लिया। कुछ शिक्षक बनी, कुछ चिकित्सक बनी। बहुत सारी महिलाएं तो लिखने भी लगी और उन्होंने समाज में अपनी महिलाओं की स्थिति पर ही आलोचनात्मक विचार प्रस्तुत किए और ये विचार अब लोगों के सामने आने लगे। पूना में अपने घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली थी ताराबाई शिंदे। कौन थी? पूना में अपने घर पर ही रहकर तैयारी करने वाली थी, शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला थी ताराबाई शिंदे, और उसने एक पुस्तक लिखी, स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे की रचना है स्त्री पुरुष तुलना। ये किताब उन्होंने लिखी। इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। तो रुकिया की तरह ही या ताराबाई शिंदे की तरह ही संस्कृत की महान विद्वान हुई है पंडिता रमाबाई। उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, यानी पंडिता रमाबाई क्या कहती है कि हिंदू धर्म है वो महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने 29 जातियों की हिंदू महिलाओं की दूरदर्शा पर एक किताब लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाएं आकर पनाह ले सकती थी या उनको पनाह वहां दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर सकती थी। जाहिर है इस प्रकार की सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के जो लोग थे वो चिंतित होंगे तथा वो आग बबूला भी होंगे। जैसे बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिम के तौर तरीके अपनाने लगी है, क्योंकि उनको थोड़ी आज़ादी चाह रही थी। जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। वो भी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की महिला में स्वतंत्रता आए। तो कुल मिला के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही महिलाओं पर लगाम लगाना चाहते थे। देखिए 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लग गई। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी के शुरुआत में वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक समूह बनाने लगे। यानी उन्होंने ऐसे राजनीतिक समूह बनाने का प्रयास किया जो शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाए, मताधिकार दिलवाए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए।
उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया था। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता मिले। ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया, ठीक है, कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुष और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उसका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यानी अंग्रेजी राज है उसका विरोध करने में जोर लगाओ, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाए। स्वतंत्रता मिलेगी तो महिलाओं को ये अधिकार दे दिए जाएंगे। बाल विवाह के विरुद्ध कानून। देखिए, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हो गई। लोग बाल विवाह जैसी संस्थाओं स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी के लिए कानून बनाने के लिए संघर्ष भी किया था। फिर 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आखिरकार लागू हो गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहस और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी आंदोलनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के, ठीक है, और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। लेकिन बाद में इस चीज़ को बदला गया और बदल के दोनों की बढ़ाई गई। अब क्रम से 20 साल का लड़का और 18 साल की लड़की और तो शादी की जा सकती है। इस प्रकार समाज ने इनको आयु के आधार पर समाहित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जाति और समाज सुधार। आज वाले में इतना ही। आशा है हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले पार्ट में।